सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हरियाणा में प्रतिहार वंश। तो आज हम हरियाणा में जो प्रतिहार वंश और जो तोमर वंश इन दोनों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, जो हमने जो सीरीज शुरू की है हरियाणा के इतिहास के बारे में, तो हरियाणा के इतिहास से जितने भी जो टॉपिक बनते हैं सभी टॉपिकों को हम सीक्वेंस वाइज कराएंगे और सभी टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। जो हरियाणा के इतिहास के जो टॉपिक हैं वो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मैक्सिमम 10 या 12 टॉपिक बनते हैं और इनको अच्छे से याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जितने भी जो हरियाणा के इतिहास के टॉपिक हैं उनको हम बिल्कुल स्टेप वाइज हम उन टॉपिकों को कराएंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो सबसे अच्छा तरीका है, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको कल करवाया था कि हर्षवर्धन वाला टॉपिक, कि हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। हरियाणा में जो वर्धन वंश है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो जितने भी हरियाणा के अंदर जो वंश आते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि वर्धन वंश के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया। ठीक है, तो जैसे वर्धन वंश के बाद हरियाणा में प्रतिहार वंश आया, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिहार वंश के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया, तो प्रतिहार वंश के बाद हरियाणा के अंदर तोमर वंश आया। तो इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी टॉपिक हम सीक्वेंस वाइज करेंगे और ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप इस तरह से टॉपिकों को याद करोगे तो आपको कोई भी हरियाणा जीके की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो हरियाणा का, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जैसे कि हरियाणा के अंदर जो हर्षवर्धन वाला टॉपिक है ये मैंने कंप्लीट करा दिया। तो हर्षवर्धन के बाद या हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आता है, तो आता है प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद हरियाणा में आता है तोमर वंश। फिर हम पढ़ेंगे तोमर वंश के बाद आता है चौहान वंश या चाहमान वंश। तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हरियाणा में गुर्जर प्रतिहार वंश, हरियाणा में तोमर वंश, हरियाणा में चौहान वंश। ठीक है, तो फिर चौहान वंश के बाद आता है दिल्ली सल्तनत। फिर जो दिल्ली सल्तनत है इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत के समय में जो वंश आए, जैसे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। 1206 से लेकर 1526 तक था दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में जैसे कि 1206 में गुलाम वंश आता है। ठीक है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश। ठीक है, तो 1206 से लेकर 1526 तक है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत काल में हरियाणा की जो स्थिति है ये टॉपिक करवाऊंगा आपको। ठीक है, और जैसे कि 1526 में आ जाता है मुगल वंश, प्रथम मुगल बादशाह जो बाबर था, ठीक है, जिसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था 1526 में। तो 1526 में भारत में आ जाता है मुगल काल। ठीक है, मुगल काल कब शुरू होता है? 1526। तो 1526 से लेकर 1707 तक है मुगल काल। ठीक है, इसके बाद आता है मुगल काल। वैसे तो जो मुगल काल है 1526 से लेकर 1857 तक है, क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो 1857 की क्रांति में भी था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, लेकिन 1707 मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि सबसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे शक्तिशाली अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो सबसे शक्तिशाली अंतिम मुगल बादशाह था औरंगजेब, और औरंगजेब का शासनकाल था 1707 तक। और 1707 के बाद जो भी मुगल शासक आए वो कमज़ोर थे। ठीक है, वैसे 1526 से लेकर 1857 तक है मुगल शासक, लेकिन 1526 से लेकर 1707 तक। फिर आते हैं मराठे। ठीक है, फिर हरियाणा में मराठे आ जाते हैं। मराठों के बाद फिर मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा हरियाणा में प्रमुख युद्ध। तो जो हरियाणा के अंदर वैसे तो बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन हरियाणा के जो प्रमुख युद्ध हैं उनसे डीपली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी आप प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे तो उनसे आपको पता चलेगा कि हरियाणा के जो प्रमुख युद्ध हैं उनसे डीपली क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो सभी आपको हरियाणा के अंदर जितने भी युद्ध हुए ये करवाए जाएंगे। उसके बाद अंग्रेज़ों के समय में हरियाणा, मतलब जिस वक्त अंग्रेज़ों का राज था उस वक्त हरियाणा की जो स्थिति, जो क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद अगला टॉपिक होगा हरियाणा के विद्रोह। ध्यान रहे, जितने भी हरियाणा के अंदर जो विद्रोह हुए वो अंग्रेज़ों के समय में हुए, अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए। ठीक है, और उसके बाद टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति में हरियाणा, मतलब जो 1857 की क्रांति थी उसमें हरियाणा की क्या भूमिका रही। फिर टॉपिक है कि जो हरियाणा का गठन है, हरियाणा एक नया राज्य बना 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर।
ठीक है। फिर हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का उदय या हरियाणा का गठन। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो जो हरियाणा का गठन हुआ वो किस प्रकार हुआ, मतलब क्या क्या कोशिशें की गई, कौन कौन से आंदोलन हुए, ठीक है। तो हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था। तो फिर लास्ट में ये टॉपिक होगा हरियाणा का गठन। तो इस प्रकार आप सीक्वेंस वाइज टॉपिकों को करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेंगे, और यही सबसे बेस्ट तरीका है हरियाणा के इतिहास को याद करने का, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा में प्रतिहार वंश व तोमर वंश। तो हम बात करते हैं कि जैसे कि वर्धन वंश या हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद या वर्धन वंश के बाद हरियाणा में प्रतिहार वंश आया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका, प्रतिहार या गुज्जर प्रतिहार वंश आया, ठीक है। या तो आपको प्रतिहार मिलेगा या गुज्जर प्रतिहार वंश आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो गुज्जर प्रतिहार वंश है इसकी स्थापना कब की गई। तो गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 730 ईस्वी में की गई, और इसके जो संस्थापक हैं, इसके संस्थापक हैं नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम रहेंगे इसके संस्थापक। 730 ईस्वी में प्रतिहार वंश की स्थापना की गई, संस्थापक है नागभट्ट प्रथम, और जो नागभट्ट प्रथम है इसी को कहते हैं हरिश्चंद्र, ठीक है। अब ये तो बात है कि प्रतिहार वंश के जो संस्थापक हैं उसका नाम है नागभट्ट प्रथम, ठीक है, और 730 में इसकी स्थापना की गई, और नागभट्ट प्रथम को ही हरिश्चंद्र कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्रतिहार वंश उसका अंतिम शासक कौन था। तो उसका अंतिम शासक है यशपाल, ठीक है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक पूछे तो आंसर रहेगा यशपाल। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने भी जो वंश हैं उनसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उसका प्रमुख शासक कौन था। तो जो प्रतिहार वंश है इसका प्रमुख शासक कौन था। तो इसका प्रमुख शासक था राजा मिहिर भोज, प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक रहेगा राजा मिहिर भोज। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजा मिहिर भोज है वो कौन सी शताब्दी में था, ठीक है, कौन सी शताब्दी में शासक था। तो ये था 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो राजा मिहिर भोज है इसका जो शासन है कब से कब तक था। तो इसका शासन है 836 से लेकर 885 ईस्वी तक। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। जो प्रतिहार वंश का जो प्रमुख शासक था राजा मिहिर भोज वो 9वीं शताब्दी में था। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो राजा मिहिर भोज है ये कब राजा बना। तो जो राजा मिहिर भोज ये 836 ईस्वी में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका कि कब से कब तक इसका शासनकाल था। तो 836 से लेकर 885 ईस्वी तक। कौन सी शताब्दी में था। तो 9वीं शताब्दी में था। ये हरियाणा के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा मिहिर भोज 9वीं शताब्दी के पेहवा अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है या किस शासक के बारे में वो अभिलेख हैं। तो ध्यान रहे 9वीं शताब्दी के पेहवा अभिलेख, पेहवा पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। ये किसका अभिलेख था। तो जो पेहवा जो कुरुक्षेत्र के अंदर है वहाँ से जो 9वीं शताब्दी के जो अभिलेख मिले वो राजा मिहिर भोज के अभिलेख मिले। और जो 9वीं शताब्दी के जो पेहवा अभिलेख हैं इनसे पता चलता है कि राजा मिहिर भोज के समय में पेहवा के अंदर घोड़ों का व्यापार होता था। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आ चुका है कि किस शासक के समय में हरियाणा में घोड़ों का व्यापार होता था या पेहवा के अंदर घोड़ों का व्यापार होता था। तो राजा मिहिर भोज के समय में 9वीं शताब्दी में पेहवा के अंदर घोड़ों का व्यापार होता था, मतलब घोड़े खरीदे और बेचे जाते थे, ठीक है। तो 9वीं शताब्दी के पेहवा अभिलेख से, ठीक है, घोड़ों का व्यापार होने की जानकारी मिलती है। किसके समय में। राजा मिहिर भोज के समय में। तो ध्यान रहे जो राजा मिहिर भोज है इसका जो पुत्र था उसका नाम था महेंद्रपाल। राजा मिहिर भोज के पुत्र का नाम है महेंद्रपाल। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि 950 ईस्वी के जो पेहवा शिलालेख, ध्यान दें 950 ईस्वी के पेहवा शिलालेख, ये किसके शिलालेख थे। 950 ईस्वी के पेहवा शिलालेख तो ये थे
महेंद्रपाल, जो राजा महेंद्रपाल था, प्रतिहार वंश का राजा महेंद्रपाल, जो राजा मिहिर भोज का पुत्र था। तो ध्यान दें, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका। तो कौन सी ईस्वी के? 950 ईस्वी के पेहवा शिलालेख, जो राजा महेंद्रपाल के थे, तो उनके बारे में उन जो 950 ईस्वी के जो राजा महेंद्रपाल के जो पेहवा शिलालेख मिले, उनमें जानकारी मिलती है, उसमें मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई, मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ईस्वी के पेहवा शिलालेख में मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई? तो 950 ईस्वी के जो पेहवा शिलालेख हैं, जो राजा महेंद्रपाल के जो शिलालेख हैं, उनमें मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई। और 9वीं शताब्दी के जो पेहवा अभिलेख हैं, उनसे पता चलता है कि राजा मिहिर भोज के समय में पेहवा के अंदर घोड़ों का व्यापार होता था। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब ये जो 9वीं शताब्दी की जो बात है, 9वीं शताब्दी में एक गणराज्य था जिसका नाम है अगर गणराज्य। वैसे गणराज्य वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो जो 9वीं शताब्दी में जो अगर गणराज्य है, अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी होती थी? तो 9वीं शताब्दी में अगर गणराज्य की राजधानी अग्रोहा होती थी। अग्रोहा जो इसार के अंदर है, ठीक है। 9वीं शताब्दी में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 9वीं शताब्दी में अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी होती थी? तो 9वीं शताब्दी में अगर गणराज्य की राजधानी अग्रोहा होती थी, ठीक है। अगर गणराज्य का प्रमुख शासक कौन है? अगर गणराज्य का प्रमुख शासक था महाराजा अग्रसेन, ठीक है। और जो अग्रोहा है वो पूरे भारत में महाराजा अग्रसेन के लिए प्रसिद्ध थी। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि 805 ईस्वी में हरियाणा किसके अधीन था? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका कि 805 ईस्वी में हरियाणा किसके अधीन था? तो 805 ईस्वी में हरियाणा नागभट्ट प्रतिहार के अधीन था। 805 ईस्वी में हरियाणा 805 ईस्वी में हरियाणा नागभट्ट प्रथम के अधीन था। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो प्रतिहार वंश है, प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो प्रतिहार वंश के बाद आता है तोमर वंश। क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो तोमर वंश आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो तोमर वंश है, तोमर वंश की स्थापना कब की गई? तो तोमर वंश की स्थापना 736 ईस्वी में की गई। और किसने की? अनंगपाल तोमर द्वारा, अनंगपाल तोमर द्वारा, अनंगपाल तोमर प्रथम, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। 736 ईस्वी में तोमर वंश की स्थापना की गई थी। तोमर वंश के संस्थापक है अनंगपाल तोमर प्रथम। ये प्रथम मैंने इसीलिए लिखवाया क्योंकि एक अनंगपाल और आता है, अनंगपाल तोमर, जिसे बोलते हैं अनंगपाल तोमर द्वितीय, ठीक है। तो 736 ईस्वी में, और जो प्रतिहार वंश है उसकी स्थापना 730 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को अच्छे से आप नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि जो तोमर वंश है, तोमर वंश की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो तोमर वंश की जानकारी हमें यश तिलक चंपू से मिलती है। तोमर वंश की जानकारी हमें यश तिलक चंपू से मिलती है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो तोमर वंश है, तोमर वंश के इष्ट देवता कौन थे? तो तोमर वंश के जो इष्ट देवता यानी कि कुल देवता, तो तोमर वंश के जो इष्ट देवता या कुल देवता सूर्य देव, ठीक है। तोमर वंश के कुल देवता या इष्ट देवता सूर्य देव थे। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि जो प्रतिहार वंश है, प्रतिहार वंश के बाद तोमर वंश आता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में तोमर वंश कब आया हरियाणा में, तो ध्यान दे 12वीं शताब्दी के शुरू में, 12वीं शताब्दी के शुरू में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा की बात कर रहे हैं कि हरियाणा में तोमर वंश कब आया? तो हरियाणा में तोमर वंश 12वीं शताब्दी के शुरू में आया। यानी कि जिस वक्त जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी हरियाणा पर आक्रमण कर रहा था, ठीक है, महमूद गजनवी था, तो उस वक्त
तोमर वंश था, ठीक है। लेकिन हरियाणा में अगर एक शताब्दी की बात करें तो तोमर वंश हरियाणा में 12वीं शताब्दी के शुरू में था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और जो अनंगपाल तोमर है, अनंगपाल तोमर का जो शासनकाल है ये 736 से लेकर 754 तक है। 736 ईस्वी से लेकर 754 ईस्वी तक, ठीक है। अनंगपाल तोमर प्रथम, जिसने तोमर वंश की स्थापना की थी, उसका शासनकाल 736 ईस्वी से लेकर 754 ईस्वी तक। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि जो तोमर वंश है, तोमर वंश का प्रमुख शासक कौन था। तो तोमर वंश का जो प्रमुख शासक, ठीक है, जो प्रतिहार वंश उसका प्रमुख शासक था राजा मिहिरभोज, और जो तोमर वंश है इसका प्रमुख शासक था अनंगपाल तोमर द्वितीय। अनंगपाल तोमर द्वितीय, ठीक है। एक अनंगपाल तोमर वो है जिसने स्थापना की थी तोमर वंश की, ठीक है, जो संस्थापक है। लेकिन जो प्रमुख शासक है वो है अनंगपाल तोमर द्वितीय। तो ध्यान दे, जो अनंगपाल तोमर द्वितीय है इसी को बोलते हैं सूरजमल। अनंगपाल तोमर द्वितीय को ही सूरजमल बोलते हैं। जो फरीदाबाद के अंदर जो सूरज कुंड है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फरीदाबाद के अंदर जो सूरज कुंड है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो फरीदाबाद के अंदर जो सूरज कुंड है उसका निर्माण अनंगपाल तोमर द्वितीय ने करवाया था, या कई बार एग्जाम में देते हैं कि सूरजमल ने करवाया था, ठीक है। तो अनंगपाल तोमर जो द्वितीय है इसी को बोलते हैं सूरजमल। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और ये प्रमुख शासक रहेगा। और जो अनंगपाल तोमर द्वितीय है इसका शासनकाल है 1051 से लेकर 1081, 1051 से लेकर 1081 ईस्वी तक अनंगपाल तोमर द्वितीय का शासनकाल है ये, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो सूरज कुंड का निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आज तक जितनी बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है हरियाणा के एग्जाम में कि सूरज कुंड का निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया, तो आंसर रहेगा 10वीं शताब्दी, क्योंकि HSSC ने माना है 10वीं शताब्दी। और सूरज कुंड का निर्माण अनंगपाल तोमर द्वितीय ने करवाया था, जिसे सूरजमल कहते हैं। और अनंगपाल तोमर द्वितीय का शासनकाल है 1051 से लेकर 1081, ठीक है। और सूरज कुंड का निर्माण रहेगा 10वीं शताब्दी में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और जो तोमर वंश का जो संस्थापक अनंगपाल तोमर प्रथम है, लेकिन जो तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था, तो तोमर वंश का अंतिम शासक है तेजपाल तोमर। तेजपाल तोमर, या तो आपको दिया मिलेगा तेजपाल तोमर या तेजपाल तोमर द्वितीय, ठीक है। इसका मतलब तेजपाल तोमर प्रथम भी रह चुका है, मतलब इससे पहले भी एक तेजपाल तोमर था। लेकिन जो तोमर वंश का जो अंतिम शासक है वो है तेजपाल तोमर द्वितीय। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और जो तोमर वंश है उसकी जानकारी यश तिलक चंपू से मिलती है। और इनके जो तोमर वंश का जो कुल देवता या इष्ट देवता सूर्य देव थे भगवान, ठीक है। और जो सूरज कुंड जो झील है फरीदाबाद के अंदर, उसका निर्माण अनंगपाल तोमर द्वितीय ने करवाया था। और जो सूरज कुंड है उसकी आकृति है उगते सूरज की तरह, उगते सूरज की तरह, ठीक है। फरीदाबाद के अंदर जो सूरज कुंड है उसकी आकृति है उगते सूरज की तरह। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो दिल्ली है, दिल्ली को किसने बसाया था, तो दिल्ली को अनंगपाल तोमर ने बसाया था। दिल्ली को अनंगपाल तोमर ने बसाया था, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। जो पृथ्वीराज चौहान की जो पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, उसमें भी यही बताया गया कि दिल्ली को अनंगपाल तोमर ने बसाया था, ठीक है। और प्राचीन समय में दिल्ली का नाम होता था डिलीस। प्राचीन समय में दिल्ली का नाम था डिलीस और दिल्ली को अनंगपाल तोमर ने बसाया था, ठीक है। अब वर्तमान में भारत की राजधानी है दिल्ली। तो जो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई, 1911 में। अंग्रेज़ों के समय में भारत की राजधानी होती थी कोलकाता, ठीक है। अंग्रेज़ों के समय में भारत की राजधानी कोलकाता होती थी, ठीक है। और अंग्रेज़ों के समय में जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी होती थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी
शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी और कोलकाता भारत की राजधानी होती थी अंग्रेजों के समय में। लेकिन 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई 1911 में, और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया 1 अप्रैल 1912 में। ठीक है, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया 1 अप्रैल 1912 में। 1911 में दिल्ली को भारत की या राष्ट्रीय राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तोमर वंश है, तोमरों के पतन का कारण क्या था? तो तोमर वंश के पतन का कारण है मुहम्मद गजनवी के आक्रमण। मुहम्मद गजनवी के आक्रमण। ठीक है, तोमर वंश के पतन का कारण है मुहम्मद गजनवी के आक्रमण। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि जो मुहम्मद गजनवी है उसके आक्रमण जो वे उन्हीं के कारण से जो तोमर वंश था उसका पतन हो गया था। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और कल हमारा टॉपिक रहेगा मोहम्मद गजनवी से रिलेटेड। ठीक है, कंप्लीट आपको मोहम्मद गजनवी से रिलेटेड टॉपिक कराएंगे। चाहे हरियाणा का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो मोहम्मद गजनवी का टॉपिक कंप्लीट कराएंगे कल। और हरियाणा में भी जो मोहम्मद गजनवी ने 2 बार आक्रमण किया था उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो अच्छे से आप पॉइंटों को नोट कर लेना। और ठीक है, और ये जो पॉइंट है इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि किसके बाद कौन सा वंश आया था। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है हरियाणा का जो इतिहास है उसे याद करने का, और आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो कल जो हमारा टॉपिक था वर्धन वंश या हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य वाला, उसमें 2 पॉइंट और रहते हैं कि जो हर्षवर्धन है उसका जन्म कब हुआ। तो हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है हर्षवर्धन से संबंधित कि अरस का टीला कहाँ पर है। तो ध्यान दें, अरस का टीला है थानेसर में। थानेसर जो कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि हर्षवर्धन के समय में या 7वीं शताब्दी में भारत की राजधानी थानेसर होती थी, और जो हर्षवर्धन है, हर्ष का टीला रहेगा थानेसर के अंदर। तो जितने भी जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सभी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, और जो भी टॉपिक होगा वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ताकि आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत न पड़े, और जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन न पूछा जाए। ठीक है, तो अच्छे से आप टॉपिक को नोट कर लेना। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।